हेलो एवरीवन। अब हम लोग जो टॉपिक हम लोग अपना कंटिन्यू करेंगे, ईपीएफ एक्ट। आई गेस हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। 1 मिनट। सॉरी, ईपीएफ एक्ट हम लोग आज शुरू करेंगे। जो कल जो शुरू किया था, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आज ये कंप्लीट करेंगे हम लोग ईपीएफ एक्ट, एंड देन उसके बाद से फिर हम लोग ये पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट कंप्लीट करेंगे। ये दोनों आज हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सभी का स्वागत है। और मुझे पता है आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, और ये मुझे विश्वास है कि अच्छे से कर रहे हो, क्योंकि जिस हिसाब से आप लोग अपनी एनर्जी दिखा रहे हो, तो मुझे अंदर से विश्वास है कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होगे। और इससे बस यही है कि आप लोग मल्टीपल टाइम देखो, ये टॉपिक आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा, और अकाउंटेंसी हो जाएगा। 5 टॉपिक अगर आपके हो गए तो मान के यही चलना कि 60% के आसपास आपका सिलेबस कंप्लीट है। उसके बाद से फिर स्टैटिक्स से 3-4 क्वेश्चन आते हैं, वो चीज़ हो जाएगी। लेकिन अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए 3 टॉपिक है। इंग्लिश है आपका, ये लेबर लॉ है, और तीसरा आपका अकाउंटेंसी है। मोर और लेस इससे मिला के 60 क्वेश्चन आते हैं, 55-60 इसके बीच में रहते हैं। तो मैं यही कहूँगा, अच्छे से एकदम पढ़ाई करते रहो, और जितना हो सकता है उतनी ताकत झोंक दो। बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल टास्क नहीं है अभी भी। अगर बहुत लोग जग रहे हैं तो बहुत बड़ा इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। और हाँ, मल्टीपल टाइम रिवीजन पे ज़्यादा वो करो, इन कंपैरिजन टू मैं इतना पढ़ लूँ, उससे नहीं होता है। इतना पढ़ाई करने से नहीं होगा कि मतलब आप सब कुछ जान जाओ। ये एग्जामिनेशन आपका पीएचडी का नहीं होने वाला है कि पीएचडी की थीसिस में आपसे कोई थीसिस लेने वाला है। इसका आपको उनको बेसिक नॉलेज लेना है कि जैसे इसमें जैसे मैंने बताया था कि मेंबर के बारे में पूछ लेगा, सेफ्टी ऑफिसर के बारे में पूछ लेगा, या ईपीएफ एक्ट कब शुरू हुआ था, कौन से एक्ट में कितने पर्सन किस कमेटी में है, ये सब बातें पूछता है। इससे ऊपर नहीं कुछ पूछता है। तो इसलिए बेसिक पढ़ो, स्टिक टू द बेसिक्स एंड क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। आफ्टर दैट यू वांट टू बिकम समथिंग, मतलब काइंड ऑफ पीएचडी होल्डर और काइंड ऑफ प्रोफेसर, तो वो आपके मन के ऊपर है। लेकिन अभी क्वालिफाई करने के लिए गेम खेलो, ठीक है। तो आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं 461 से। तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ ईपीएफ एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 ऑल्सो एक्सटेंड टू। तो ये स्टॉक एक्सचेंज और स्टेब्लिशमेंट ऑफ अटर्नी, सीए, सीएस सबके ऊपर है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ ईपीएफ मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 ऑल्सो एक्सटेंड टू। तो ये हॉस्पिटल, ट्रेवल एजेंसीज एंड बैंक सब पे है। मतलब जहां तक आप जान सकते हैं ना, ये बात मैं आगे भी बताऊंगा, सब चीज पे है इनका एप्लीकेबिलिटी ऑफ ईपीएफ। तो ये वही चीज़ है। एक्सटेंड टू क्लब्स एंड सोसाइटी पे भी है। उसके बाद से पोल्ट्री फार्म, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, इन सब में है। मतलब ये सब इसलिए है कि डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है कि आप कंफ्यूजन में ना हो, लेकिन ये सब पे है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ वो है, तो ये भी 465 भी वही चीज़ है। The EPF Act does not apply to establishment registered under the cooperative society and employing less than 50% without aid of power। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। ये जरूर याद रखिएगा। द ईपीएफ एक्ट डज नॉट अप्लाई टू, तो ये मैंने ऊपर आपको बता ही दिया है। Establishment under the control of central government and whose employees is entitled to benefit of old age pension. Establishment under the control of state government and whose employees are entitled to benefit of old age pension। मतलब जैसे जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, जो 2004 तक थी, इसमें अभी आप अगर पढ़ रहे हैं तो अभी आपका सोशल सिक्योरिटी में एनपीएस आएगा। एनपीएस के बारे में आपको पढ़ना है कि वो कब आया था, उसका क्या है, वॉलेंट्री है कि मतलब कंपलसरी है। ये सब चीज़ें आपसे पूछेंगे, क्योंकि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर जो पढ़ाई कर रहा है उसको ये बात पता है कि मैं जो बातें पूछ रहा हूँ, जैसे अटल पेंशन योजना के बारे में, ये सब चीज़ें आपके जुबान पे एकदम रट्टाफिकेशन की तरह होनी चाहिए। उसके बाद से फिर the establishment having head office and various branches was carried on manufacturing process only at head office. The number of employees at head office was 7, but the branches were 19. Which of the following is correct in reference to given fact? तो ये एप्लीकेबल होगा, ये याद रखिएगा। क्योंकि मान लीजिए कि जैसे ऑफिस है लखनऊ में, और उसका सब ऑफिस है भोपाल में। भोपाल तो बड़ी सिटी हो गई, मैं कानपुर की बात कर ले रहा हूँ या आगरा की बात कर ले रहा हूँ। तो जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होंगे ना, वो सारे ऑर्गेनाइजेशन के मिला के होंगे, ठीक है। तो ये एप्लीकेबल होता है।
सीजी का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। Central government apply provision of EPF Act to any establishment which has engaged less than 20 employees after giving notice publication in the official gazette। तो ये 2 महीने का नोटिस देते हैं, ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अंडर EPF Act, employer means who owns a factory, occupier of the factory। तो ये दोनों ही लोग होते हैं, ओनर और ऑक्यूपायर होता है। अंडर द EPF एक्ट, एम्प्लॉयर्स मींस द एजेंट ऑफ द ओनर, एजेंट ऑफ ऑक्यूपायर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड ओनर। तो एजेंट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए जो मैनेजर सीईओ लोग होते हैं वो मोस्टली एजेंट ही होते हैं, और ये सब ऑक्यूपायर का तो पता ही है, और लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो मतलब जो लॉयर्स होते हैं ये लोग होते हैं। The under the EPF Act, employees means include तो person employed through contractor, a person employed as an apprentice, ठीक है। जैसे रेलवे में जैसे आप कई बार देखते होंगे अप्रेंटिस लोग होते हैं ना, उनकी भी है। Which of the following statement is are correct as per the EPF Act 1952? तो ये any person employed to do any kind of work is employee। It also includes a person employed through contractor। तो ये चीज होगा। अंडर द EPF एक्ट, एम्प्लॉयर इज डिफाइंड अंडर द सेक्शन 2.2E है, ये याद रखिएगा, ये EPF एक्ट से पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इस वाले एक्ट का और ESIC एक्ट का, इन दोनों के सेक्शन सुपर इंपॉर्टेंट है, आपको अभी बता दे रहा हूँ। एक्सक्लूडेड एम्प्लॉयज मीन्स एन एम्प्लॉयर हुज पे एक्सीड रुपीज डैश पर 1000, तो ये 15,000 होंगे, ठीक है। अंडर EPF एक्ट, बेसिक वेजेस इंक्लूड, तो ये नॉन ऑफ द अबव होगा, मैंने वो DA और ये सब चीज़ें नहीं उसमें इंक्लूड होती हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि जैसे मैंने आपको बताया था ना, इसका पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट उसका डिफरेंट है, ठीक है, यही आप लोग यहाँ पे कंफ्यूजन पे आओगे, ठीक है। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, सबका डिफरेंट है। उसके बाद से अंडर EPF एक्ट, बेसिक वेजेस डज नॉट इंक्लूड, बोनस होगा, कमीशन होगा, गिफ्ट फ्रॉम द एम्प्लॉयर, ये ऑल ऑफ द अबव नहीं है। वो एडमिनिस्ट्रेटर फंड अंडर द EPF एक्ट, तो सेंट्रल बोर्ड होता है, जो मैंने आपको लास्ट वाले क्लास में बताया था सेंट्रल बोर्ड में कौन आता है। सेंट्रल बोर्ड एडमिनिस्ट्रेटर जो है तो होते हैं वो एम्प्लॉयज फंड स्कीम जो है, एम्प्लॉय फैमिली पेंशन फंड स्कीम है, एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम है, ये ऑल ऑफ द अबव है। आपको मैं मतलब ये आपको बैठाने के लिए दिमाग में बोल रहा हूँ कि आपको ये मुझे ईयर बताने कि इन सब के ईयर कौन से हैं, क्योंकि ये सारे ईयर का पूछा हुआ है, मतलब इसके पहले EPFO के एग्जाम में उसने लाइन वाइज बताया हुआ है। तो सबसे पहले कौन है, और ये पेंशन फंड वाला आपको बताना है। चलिए मैं एक आपको बता देता हूँ, ये 1995 में है पेंशन फंड वाला। अब आपको मुझे दो बताने हैं। सेंट्रल बोर्ड इज कंस्टिट्यूटेड बाय, तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। सेंट्रल बोर्ड डेलीगेशन जो डेलीगेट पावर करते हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी, स्टेट बोर्ड और चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। तो मैंने बताया था ना आपको इसके पहले कि हर स्टेट एक एक अपने वो भेजता है, सेंट्रल तो बोर्ड अपना बनाता ही है, और चेयरमैन ऑफ द बोर्ड जो होते हैं वो। अंडर द EPF एक्ट 1952 हु कंस्टिट्यूट एग्जीक्यूटिव कमेटी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, ये तो हो ही गया। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, हाउ मैनी ये सुपर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं वो कर दे रहा हूँ। हाउ मैनी परसेंट एक्ट एज मेंबर इन सेंट्रल बोर्ड, तो ये 43 होते हैं, सबसे ज्यादा इसी के होते हैं, ठीक है। अंडर द EPF एक्ट 1952 हाउ मैनी परसेंट एक्ट एज अ मेंबर इन एग्जीक्यूटिव कमेटी, तो एग्जीक्यूटिव कमेटी ठीक है अलग होती है, और जो सेंट्रल बोर्ड होता है वो डिफरेंट होता है। वहां पे जाके कंफ्यूजन में 13 लगा के मत चले आइएगा, इसीलिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें 13 लोग होते हैं, ठीक है, ये अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, 13 लोग होते हैं इसमें। एज पर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इज 10% ऑफ पे, तो ये 10% होते हैं। एज पर द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इज 10%, तो ये 10% दोनों लोग के होते हैं। एज पर द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट इन 10% ऑफ, तो ये बेसिक वेजेस होते हैं, डियरनेस अलाउंस होते हैं, रिटेनिंग होते हैं, ठीक है। As per the Employee Provident Fund Scheme, employers' contribution is 10% of the basic wages, dearness allowance, and retaining allowance. However, it can be increased to dash percent of the central government. CG का मतलब होता है, मैंने ऊपर भी आपको बताया सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इसका 12% होगा। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस एम्प्लॉय हु इज अ मेंबर ऑफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम इज ग्रांटेड नॉन रिफंडेबल एडवांसेस, तो पेमेंट ऑफ LIC प्रीमियम के लिए नहीं होता है।
For which of the following purpose employee who is a member of employees provident fund scheme is granted non-refundable advances? तो hospitalization होता है of the employee for 1 month or more on major surgical operation. Hospitalization of his family member for 1 month or more for major surgical operation, ये दोनों होता है, ठीक है. For which of the following purpose employee who is a member of employees provident fund scheme is granted non-refundable advantage? तो सेल्फ मैरिज मतलब अपनी शादी के लिए होना चाहिए, जैसे लड़की की शादी के लिए कर सकते हैं, लड़के की शादी के लिए, सिस्टर और ब्रदर की शादी के लिए, तो ये दोनों ही होता है. For which of the following purpose employees who is a member of employees provident fund scheme is granted non-refundable advances? तो ये दोनों था पोस्ट मेट्रिकुलेशन एजुकेशन ऑफ सन एंड डॉटर, तो ये मतलब क्लास 10th का जो होता है उसके लिए होता है. In case property is damaged by the calamity of exceptional nature such as flood, earthquake और राइट, मतलब कोई बाढ़ से किसी का घर बह गया या अर्थक्वेक से किसी का घर टूट गया, तो उसके लिए होता है, तो इसमें आपको मिलता है, ठीक है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन मेंबर ऑफ द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम कैन विड्रॉ फुल अमाउंट? तो इन केस ऑफ डेथ होता है, ठीक है. माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया टू फॉर परमानेंट सेटलमेंट अब्रॉड, मतलब कहीं जाके विदेश में रहना है तो अपना पूरा पैसा आप निकाल के जा सकते हो, ठीक है. In which of the following situation members of employees provident fund scheme can withdraw full amount accumulated with interest permanent disability अगर हो जाए, ये superannuation हो जाए. In which of the following situation member of employee provident fund scheme can withdraw full amount accumulated interest to retrenchment में होता है, voluntary retirement में आप कर सकते हो, transfer to an establishment non covered under the EPF एक्ट होता है. एज पर एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम मिनिमम डैश कंट्रीब्यूशन सर्विस इज रिक्वायर्ड फॉर द एंटाइटलमेंट ऑफ पेंशन, तो ये 10 ईयर होता है. और ये याद रखिएगा कि ये पेंशन स्कीम कब हुई थी, मैंने बताया था ना आपको 1995, वो याद रखना है क्योंकि वो आएगा मोस्ट प्रोबेबली. हम लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि बाद में ये ना हो कि आप को ये ना पता रहे कि कौन से क्वेश्चन वो पूछता है. अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है वो. सॉरी, उसके बाद से फिर है एज पर एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम पेंशन इज पेड तो विडो फॉर लाइफ टिल शी रीमैरिज, मतलब जैसे शादी ना कर ले वो, चिल्ड्रन ऑफ डिसीज एम्प्लॉयज और ऑर्फन्स गेट पेंशन एट इनहांस रेट, ठीक है. तो जैसे ऑर्फन्स का मतलब माँ बाप दोनों लोग अगर जिनकी डेथ हो जाती है उनके लिए. एज पर एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम पेंशन इज पेड टू मैक्सिमम डैश चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ, तो मैंने आपको ये समझाया था ना, याद कीजिए कितना था, मैंने बोला था कि मतलब 2 होगा और 25 ईयर्स तक के लिए. और ये जो है लड़कों के लिए जो आप जैसे वेजेस में आपको इसके पहले मैंने जो बताया था उसमें लड़कों के लिए तो अलाउड है 25 ईयर्स तक, लेकिन लड़कियों के लिए टिल वो अनमैरिड हो तब तक. What should be contribution to insurance fund by employer as per the fund deposit link scheme insurance scheme? तो ये इसका जो है वो डिफरेंट है, मतलब ये ईपीएफ एक्ट में ही है, लेकिन इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट है. इसका है 1% ऑफ बेसिक वेजेस प्लस डीए प्लस कैश वैल्यू ऑफ फूड कंसेशन प्लस रिटेनिंग अलाउंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस एट द रेट 0.1% ऑफ पे ऑफ एम्प्लॉय. तो ये याद रखिएगा भाई साहब, ये देखिए कितना कंफ्यूजिंग है. 2% कर दिया है यहाँ पे, -1 तो आप समझे जाओगे वो तो नहीं, लेकिन यहाँ पे देखिए, तो ऐसे याद रखना है, ठीक है, भूलना नहीं है, वरना अगर भूले तो फिर गए. जहाँ सावधानी हटी वहाँ दुर्घटना घटी, तो वो वाला सिस्टम है अभी आप लोग के साथ. व्हाट शुड बी कंट्रीब्यूशन टू इंश्योरेंस फंड ऑफ एम्प्लॉयज एज पर द एम्प्लॉयज डिपॉजिट, तो ऊपर मैंने लिंक इंश्योरेंस स्कीम, तो ये नील होगा. हु इज लाइबल टू पे कंट्रीब्यूशन एंड अदर्स सम ड्यू अंडर ईपीएफ एक्ट ऑन ट्रांसफर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट बाय सेल गिफ्ट लीज और लाइसेंस और इन एनी अदर मैनर. तो ये बोथ ए एंड बी ज्वाइंटली होंगे, ट्रांसफर ही होगा, ट्रांसफर होगा, दोनों लोग को देना होता है. अमाउंट क्रेडिटेड टू फंड ऑफ एनी एम्प्लॉयज अकाउंट, तो दोनों बी उसी होगा. कैन नॉट बी क्लेम्ड
by any liquidator or receiver against any claim cannot be charged or assigned in favor of any person. उसके बाद से which of the following statement is incorrect as to employees provident fund miscellaneous act provision, तो ये सी वाला होगा, to provide social insurance scheme होगा. uh, which of the following scheme has been framed under the employees provident fund miscellaneous scheme. तो ये तीनों मैंने आपको बताया ना. अब देखिए यहाँ पे ईयर आ गया, अब आपका काम हो गया. अब आपको ये सॉरी मतलब ये तीनों है, ये ग्रेजुएटी नहीं होगा, ठीक है, लेकिन इसका ईयर आपको याद रखना है भाई. मैं एकदम पक्के से बोल रहा हूँ, इसके चांसेस बहुत होते हैं कि ये पूछ लेगा कि कौन से ईयर में कौन कौन है, या इसमें ये एक बार पूछा था कि पेंशन स्कीम में कौन लोग मतलब पैसे डाल सकते हैं और कौन नहीं डाल सकते हैं, इसमें पूछा था. What is the wage limit to be eligible to be covered under the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provision Act 1952? तो 6,500 है. Which of the following can be said to be an employees association under the Chamber of Commerce होगा, Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry होगा, All India Sugar Mill Employees Association, ये सब होंगे. Which of the following statement about the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provision Act are true? तो ये A, B और D है. जैसे Act is not applicable to cooperative society employing less than 50% working with the aid of power. तो ये aid of power वाला मैंने आप शुरू वाले में ही समझाया है, कहाँ कहाँ पे aid of power और कहाँ कहाँ पे aid without aid of power वाला, ये आपको याद रखना है. जो जो है वो मैं समझा दे रहा हूँ आपको. It makes provision for pension scheme including family pensions, तो ये चीज होगी. और डी, द एक्ट हैज अ प्रोविजन रिलेटिंग टू एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है. Which of the following is not true relating to the Employees Provident Fund Appellate Tribunal under the Employees Provident Fund Miscellaneous Provision Act 1952? तो ये होगा, डी होगा. द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर शैल बी फॉर द टर्म फ्रॉम द डेट ही एज्यूम्स ऑफिस और अटेन द एज ऑफ 60 and 5. इसके पहले वाले सारे होंगे. ये सारे सही हैं क्योंकि मैंने इसको इसीलिए कलर कर दिया है कि आपको ये देखना है, ठीक है. अब ये चीज़ आप ज़रूर, ये मैंने लगा दिया है शेड्यूल में और इसका आंसर वो कर दिया, लेकिन आपको ये चीज़ देखना है, ये इंपॉर्टेंट है. इससे आपको शेड्यूल याद हो जाएगा और शेड्यूल याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. तो इसके बाद हम लोग अपना नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965. हाँ, एम्प्लॉयज ऑफ LIC विल कवर अंडर द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, तो ये नहीं होते हैं. ये क्वेश्चन पूछा हुआ है. मतलब उन्होंने ये पूछा था कि मतलब होते हैं कि नहीं होते हैं इसमें. उसके बाद से फिर एम्प्लॉयज ऑफ RBI एक्ट विल नॉट कवर अंडर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, तो यस ये नहीं होते हैं. एम्प्लॉयज ऑफ मतलब देखिए मैं आपको बहुत सिंपली बात बताता हूँ. तो ए ग्रेड के ऑफिसर्स होते हैं, और मतलब ए ग्रेड के ऑफिसर्स मैक्सिमम, और जो ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत पैसे देती है जैसे PSUs हो गई, RBI हो गई, LIC हो गया, ये लोग बोनस वोनस नहीं देते. बोनस कौन देता है? रेलवे देती है. उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट देगी, वो भी ग्रुप C और D के एम्प्लॉयज को, ठीक है. वो मतलब B को भी देती है लेकिन लोअर B को देती है. A और B मतलब जैसे देखिए 5400 ग्रेड पे A भी होते हैं और B भी होते हैं, लेकिन 4800 ग्रेड पे. अब ग्रेड पे के बारे में अभी आप लोग को जानकारी नहीं होगी, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ. तो उसमें ये लोग ऑफिसर्स ग्रेड में आते हैं. ऑफिसर्स को बोनस नहीं मिलता है. बोनस मिलता है जो कि क्लर्कल ग्रेड होते हैं, उससे नीचे होते हैं, तो उनके लिए होता है. तो ये इसी के ऊपर है कि पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट किसको मिलता है किसको नहीं मिलता है. तो अभी आप, इसीलिए मैं आपको बेसिक आइडिया शुरू में इसलिए देती हूँ कि आपका दिमाग उस तरीके से चले कि ऑफिसर्स को नहीं मिलता है, क्लर्कल ग्रेड को मिलता है, तो ये सब चीज़ें. तो उसके बाद से फिर एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड थ्रू कॉन्ट्रैक्टर ऑन बिल्डिंग ऑपरेशन विल दे कवर अंडर द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, तो ये नो होगा. एम्प्लॉयज क्योंकि उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, अभी आगे आप पढ़ोगे उसमें होंगे. एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड अंडर द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, तो ये भी नहीं होंगे. उसके बाद से एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड अंडर द एजुकेशनलिस्ट, तो ये भी नहीं होंगे क्योंकि ये लोग B ग्रेड में आते हैं. Employees under the Financial Corporation Establishment under the Financial State Corporation Act will not cover under the, ये देखिए इसमें भी वही चीज़ मैंने आपको बताई है, नहीं होंगे. उसके बाद से इसमें वही बात पूछा है, UTI, नाबार्ड, IDBI, ये सब मतलब एजेंसी हैं जो कि अच्छा खासा पे करती हैं, और ये लोग नहीं, ये लोग बेनिफिट पे नहीं वो चलती है ना. ये लोग
इन लोग का मतलब इक्विटी जो होती है गवर्नमेंट कुछ रखती है और कुछ आरबीआई रखती है, तो ये लोग ना इस सिस्टम से नहीं इसलिए चलते हैं। आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एम्प्लॉयज, ये भी वही चीज़ है ना, सिड भी ये सब नहीं चलते हैं। उसके बाद से ये भी पूछा हुआ है कि इसमें से कौन से नहीं है, तो ये दोनों ही नहीं है। मतलब आपको ये याद कर लेना है, मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ। हालांकि मैं आपको जो बता दिया मैंने आपको ना, उससे आपके दिमाग में आ चुका होगा कि कौन नहीं होते हैं और कौन नहीं होते हैं। उसके बाद से इसके बाद से आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एम्प्लॉयज इज आर कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, तो ये दोनों मतलब सॉरी, ये नहीं होंगे, नॉन ऑफ द अबव होंगे, क्योंकि देखिए नीचे आरबीआई भी आ गया है और सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ईपीएफ की बात कर दूं या ईएसआईसी की बात करूं, तो कहाँ इसमें इसमें नहीं मिलता है। आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एम्प्लॉयज इज आर कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, तो इसमें भी नॉन ऑफ द, देखिए यहाँ पे भी रेड क्रॉस सोसाइटी आ गई, मैंने आपको ऊपर ही समझा दिया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऊपर ही आ गया है। फिर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, जो मतलब रेड क्रॉस सोसाइटी वर्ल्ड की होती है, उसी का पार्ट है ये। होम द फॉलोइंग इज आर एलिजिबल फॉर बोनस अंडर द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, अब यहाँ पे आप समझोगे क्या कौन है। जैसे प्रिंटर ऑफ द न्यूज़पेपर, इन न्यूज़पेपर होगा, तो ये लोग हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज आर नॉट एलिजिबल फॉर बोनस अंडर द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, तो इसका होगा पायलट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स और टीचर ऑफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, क्योंकि ये लोग मतलब पायलट तो सुपर ए ग्रेड में, मतलब ए ग्रेड में आता है, सुपर ए ग्रेड नहीं होता है। सुपर ए ग्रेड काफ़ी मतलब आप जब एपीएफसी में ज्वाइन करोगे तो उसके पहला तो आपका लगेगा 5400 ग्रेड पे, फिर आपका लगेगा 6600 ग्रेड पे, फिर 7600 ग्रेड पे, तो सुपर में आते हैं। who among the following is not eligible for the bonus of payment act 1965, तो ये बता ही दिया। who can make a payment of bonus act applicable to establishment even though the number of employees is less than 20, तो appropriate government है ये। उसके बाद से फिर if an establishment is previous year covered under the payment of bonus act, but in this year the employees has reduced to below 20, it is that establishment under पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, तो ये कवर्ड होगा और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। एज पर द पेमेंट बोनस एक्ट 1965, अकाउंटिंग ईयर इन रिलेशन टू कॉर्पोरेशन मीन्स ईयर एंडिंग ऑन द डे ऑन विच बुक्स ऑफ अकाउंट आर क्लोज्ड एंड बैलेंस, ये याद रखिएगा कॉर्पोरेशन के लिए, ठीक है। अभी आपको बताऊंगा कि आपको लगेगा कि 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक नहीं, जब जहां पे नहीं लिखा होगा वहां पे ये एप्लीकेबल होगा। एज पर द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, और लॉ में एक चीज जान लीजिएगा कि जब तक जो चीज नहीं लिखी हुई है आप उसका एज्यूम नहीं करेंगे, जो चीज लिखी हुई है आप उसके हिसाब से एज्यूम करते हैं, वहां से इंटरप्रिटेशन शुरू होता है। आप लॉ में अपने हिसाब से नहीं आप मतलब कुछ बना सकते हैं, ये आर्ट्स नहीं है। मतलब आर्ट जो फील्ड होती है कि जैसे हिस्ट्री में आप कुछ भी घुमा के बात बना दोगे कि मतलब चाहे औरंगजेब ने ये किया था या ऐसे हुआ था, वो बात घुमा के आप बना सकते हो। लेकिन अल्टीमेटली जो फैक्चुअल नॉलेज होती है लॉ में, आप पहले फैक्ट को रखते हो, उसके बाद से फिर उसकी इंटरप्रिटेशन होती है। तो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन खुद मत कर लेना कि दिया हुआ है, अगर यहाँ पे जो पढ़ के जा रहे हो वही लिखना है, वही टिक मारना वहाँ पे। अभी देखिए आगे मैं कैसे समझाता हूँ इस चीज के लिए। एज पर द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, अकाउंटिंग ईयर इन रिलेशन टू कंपनी मीन्स पीरियड इन रिस्पेक्ट ऑफ विच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, इसमें भी वही चीज है, ठीक है। As per the payment of bonus act, accounting year in relation to any establishment, तो अदर देन द कंपनी एंड कॉर्पोरेशन मीन्स, अब देखिए यहाँ पे इसीलिए मैं आपको बोल रहा था ईयर कमेंसिंग ऑन 1 अप्रैल एंड इन 31 मार्च, तो ये चीज जब लिखी होगी तो ही आप उस हिसाब से ये आंसर देंगे। अपने मन से हीरो बनने की जरूरत नहीं है। आप मतलब मार्वल के मार्वल, हाँ मार्वल में बैटमैन, तो बैटमैन बनने की बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि अनस्टॉपेबल फोर्स वाला सिस्टम की मैं तो अनस्टॉपेबल इनमूवेबल फोर्स से जब मीट करता अनस्टॉपेबल वो वाला डायलॉग था, आई गेस भूल गया मैं, तो वो वाला सिस्टम नहीं है कि आप जाके यूपीएससी से भिड़ने लग जाओ। यूपीएससी जो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपको आंसर वैसा ही देना, ठीक है। Which of the following statement is are correct as per the payment of bonus X? तो allocable surplus is calculated out of available surplus। जैसे मान लीजिए कि जो प्रॉफिट आएगा सरप्लस का, जो जैसे मान लीजिए 500 करोड़ रुपए का हुआ और 500 करोड़ के ऊपर 200 करोड़ के प्रॉफिट हुए, तो वो सरप्लस हो गया, और जो सरप्लस से उसके उसके अंदर से निकाला जाएगा बोनस, ठीक है।
as any person employed other than apprentice on salary not more than dash per month in any industry do any work for reward is employed as per payment of bonus act 1965. तो ये 21,000 रुपये होता है. As per Bonus Act 1965, employers in relation to an establishment which factory मीन्स तो ये होगा एनी ऑफ द ओनर और ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री. ये मैं आपको ऊपर समझा ही चुका हूँ. अब ये मत बोलना कि मैंने समझा. लीगल रिप्रेजेंटेटिव के बारे में मैंने समझाया हुआ है और ये पिछले भी टॉपिक से मैं समझाते हुए आ रहा हूँ. अगर अभी भी नहीं किसी को याद हुआ इसका मतलब वो एकदम ही मतलब कैजुअली पढ़ाई कर रहा है. ऐसे ऐसे नहीं सिलेक्शन होगा. मैनेजर अपॉइंटेड अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट. ये देखिए फैक्ट्रीज एक्ट का आ गया ना. सब चीज़ मैंने पढ़ाई हुई है. अगर इसके बाद भी अगर नहीं आपको आ रहा है तो इसका मतलब आप अपनी पढ़ाई में और रिवीजन में आपकी इनमें कमी रखी हुई है. उसके बाद से एज पर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 एम्प्लॉयर्स इन रिलेशन टू एन एस्टेब्लिशमेंट विच इज़ नॉट फैक्ट्री मीन्स तो आइदर वो होगा पर्सन हु हैज अल्टीमेट कंट्रोल ओवर अफेयर्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. ठीक है. In which of the following case person entitled to bonus as per the payment of bonus act? So whether an employee dismissed but reinstate with back wages will be entitled. जैसे मान लीजिए कि किसी का सस्पेंशन हो गया और जैसे किसी के ऊपर लग गया कि इसने मतलब गलत काम किया उसको सस्पेंड कर दिया गया. अब वो 6 महीने बाद जब उसको रिइंस्टेट किया जाएगा, मान लीजिए बीच में उसी 6 महीने के 5 महीने पे उसको बोनस मिल गया. तो बोनस जो मिला अगर वो 8 महीने बाद या 6 महीने बाद जब वो वापस रेइंस्टेट होगा तो उसको बोनस का भी पैसा मिलेगा और जो सस्पेंशन का जो आधा अमाउंट होता है वो भी पैसा मिलेगा. ठीक है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस पर्सन इंटाइटल्ड टू बोनस एज पर द बोनस ऑफ ये तो प्रोबेशन में प्रोबेशनरी भी होता है. ठीक है. प्रोबेशनरी का मतलब जैसे आप ईपीएफ से ज्वाइन करोगे तो 2 साल के लिए प्रोबेशन होता है. ईपीएफ को भी ज्वाइन करोगे तो 2 साल के लिए प्रोबेशन होता है. आईएएस भी ज्वाइन करोगे तो भी आप 2 साल के लिए होगे. पीसीएस भी मतलब मैक्सिमम सर्विसेज में होती है. कहीं कहीं 1 साल का है. अभी मुझे उसका आइडिया नहीं है, शायद किसी और स्टेट का है, लेकिन अभी हम लोग के स्टेट में जैसे मैं तो यूपी से हूँ तो यूपी में तो मैक्सिमम जगह 2 ही जगह. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस पर्सन इज इंटाइटल्ड ऑफ बोनस. वही यही क्वेश्चन पूछा है. तो अपीस रेट एम्प्लॉय और पार्ट टाइम एम्प्लॉय एज स्वीपर एंगेज्ड ऑन रेगुलर बेसिस. जैसे जो काम करते हैं ना आपके यहाँ जो आते हैं कि काम करने के लिए जो सफाई कर्मचारी होते हैं अगर वो रेगुलर बेसिस पे हैं तो उनको मिलेगा. ठीक है. एज पर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट सैलरी ऑफ वेजेस मीन्स तो ये बोथ होगा. ऑल रेम्युनरेशन एक्सप्रेस्ड इन मनी फॉर वर्क डन. It does not include bonus or commission paid. तो उसके बाद से एज पर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 सैलरी ऑफ वेजेस मीन्स तो डियरनेस अलाउंस है, फूड अलाउंस और वैल्यू ऑफ फूड. अब ये आपको याद है कि किस एक्ट में ये बोला है कि फूड अलाउंस नहीं इंक्लूड होगा और किस में है कि एकोमोडेशन अलाउंस ऐड किया जाएगा. आपको ये चीज़ मुझे बतानी है. एज पर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 सैलरी ऑफ वेजेस इंक्लूड तो ये नॉन ऑफ द रिटेंचमेंट बेनिफिट नहीं होगा, ट्रैवलिंग कंसेशन नहीं होगा, बहुत तो नॉन ऑफ द होगा. एज पर द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 सैलरी ऑफ वेजेस एक्सक्लूड तो ये ग्रेजुटी है और ओवर टाइम अलाउंस है. और ग्रेजुटी कब आई है ये बताइए आप मुझको. मैं आपको हिंट दे देता हूँ, मैं आपको ईयर दे देता हूँ. 1968, 1972, 1976, 1978. उसके बाद से फिर है which of the following statement is are correct with the reference of to the payment of bonus act 1965. तो substance allowance paid during the period of suspension should not be included in the calculation of bonus. substance allowance जो basic पे होता है. ठीक है. A temporary workman entitled to bonus on the basis of total number of days working days. उसके बाद से gross profit of an employer in case of banking company will be calculated as per the dash under payment of bonus act. तो शेड्यूल 1 में होगा. ठीक है. ये याद रखिएगा. gross profit under of employer in case of any other company other than banking company will be calculated. ये शेड्यूल 2 में होगा. while calculating direct tax payable under section 7 of the payment of bonus act which of the following should not be considered. तो
ऑन एब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन होगा। एम्प्लॉय इज एलिजिबल इफ ही हैज वर्क फॉर पीरियड मोर देन डैश वर्किंग डेज इन प्रीसीडिंग ईयर, तो 30 दिन होगा। और सबका अलग है, कहीं पे 12 महीने, कहाँ पे इसके पहले जितना मैंने पढ़ाया हुआ वो आप रिकॉल करेंगे। Employee is disqualified from bonus if he has been dismissed for the reason of fraud, मतलब कोई चोरी चकारी कर लिया, या जो जैसे नहीं होता क्लर्क, अगर आप एपीएफसी में, आप एपीएफसी में तो आपको मिलेगा ही नहीं, तो आपके लिए तो अलग ही, आप लोग तो ऑफिसर बनने जा रहे हो भाई, तो आप लोग तो बड़े आदमी हो, फिर कहाँ कल को गुरु जी से भी कहाँ बात करोगे, जब रहेगा तो कोई काम कराने जाऊंगा तो कहाँ ही पूछोगे, तो ठीक है तुम्हारे लिए नहीं है। Employees is disqualified from the bonus if he has been dismissed for a reason, तो राइट्स और वायलेंट बिहेवियर एट वर्क, तो इसीलिए किसी को मार वार मत देना भाई। मतलब थोड़ा, मतलब ये नहीं कि गुस्सा आ रहा है तो पता चले, जैसे अभी कि मैं तुम्हें पीडीएफ नहीं दे रहा हूँ, तो मतलब अगर मैं तुम्हारे सामने रहता तो तुम मुझे कहते नहीं है धर के, तो वो वाला सिस्टम है। थेफ्ट, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ सेप्टोजेज एनी प्रॉपर्टी ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, तो मतलब वही चीज़ है कि चोरी चकारी वाला सिस्टम है। व्हाट इज द मिनिमम बोनस अंडर सेक्शन 10 ऑफ द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, तो ये 8.33% और 100 रुपीज, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये दोनों एक्चुअली दूसरा वाला भी जो आ रहा है वो भी पूछा हुआ है। व्हाट इज द मिनिमम बोनस अंडर सेक्शन 10 ऑफ द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट इफ एम्प्लॉय हैज नॉट कंप्लीटेड 15 ईयर्स ऑफ एज, तो 8.33 और 60, ये जरूर याद रखना 15 साल की एज के लिए, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम बोनस अंडर द सेक्शन 11 ऑफ द पेमेंट ऑफ बोनस, तो 20% है। 20% इतना ही मिलेगा चाहे उसके ऊपर कितना भी हो जाए। डैश बोनस इज पेबल इवन इफ द एस्टेब्लिशमेंट इज रनिंग इन लॉस, तो मिनिमम है, मिनिमम बोनस तो देना ही देना पड़ेगा। अब मिनिमम बोनस क्या है अभी मैंने पढ़ाया, आप बताएंगे। सेट कैन बी डन फॉर द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर्स, तो ये 4 ईयर्स होता है। कैरी फॉरवर्ड, मतलब ये कैरी फॉरवर्ड होता है, 4 साल तक आप कर सकते हैं बोनस के लिए। सेट ऑफ कैन बी डन फॉर द नेक्स्ट डैश 4, तो ये भी 4 साल के लिए होता है। जैसे जो बोनस होता है ना वो 4 साल तक के लिए आपका एप्लीकेबल होता है, 4 साल तक आप कर सकते हैं और या डिले कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट कैन बी डिडक्टेड बाय द एम्प्लॉयर फ्रॉम बोनस पेबल, तो अमाउंट पेड एज ए कस्टमरी बोनस, अमाउंट पेड एज ए इंटरिम बोनस, ये दोनों ही काट सकता है। Which of the following amount can be deducted by employer from bonus payable, तो amount paid as puja bonus, amount of financial loss caused to employers if employee is found guilty of misconduct. In general cases bonus shall be paid within, तो ये 8 मंथ के अंदर हो जाना चाहिए। On application central government can grant extension of time for payment of bonus, total period including period of extension should not be more than 2 years होता है। To recover bonus due, application is made to dash under the payment of bonus act 1965, तो appropriate government होता है। 561, to recover bonus application is made to appropriate government within a dash year of bonus becoming due payment, तो ये 1 साल के अंदर होता है। To recover bonus due to application can be made, तो ये employer और ex employee होगा, person authorized by employee in writing होगा, legal here और employee होगा, of employee होगा। बोनस कैन बी रिकवर्ड बाय कलेक्टर इफ इट, तो एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू होगा तब होगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि किसी भी चीज पे उसके लिए इनकम टैक्स बनी है, उसके लिए ईपीएफ खुद बनी हुई है तो वो कर लेगी। बोनस लिंक विथ प्रोडक्शन इज एप्लीकेबल इफ देयर इज एन, तो ये दोनों होगा एग्रीमेंट इंटर्ड इनटू बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय टू दिस इफेक्ट, सेटलमेंट एंटर्ड टू settlement entered into between employer and employee to this effect, तो in any case bonus linked with production cannot be less than, तो मैंने आपको बताया ना 8.33% होता है, and not more than, मैंने ऊपर ये चीज आपको बताई 20%। any agreement which deprive right of an employee to receive minimum bonus is void होता है, मतलब इसको माना नहीं जा सकता, ये लॉ में इसको कहते हैं शुरू से ही, मतलब नन और void जैसे ये एप्लीकेबल हो गए नहीं। Establishment is not considered as newly set up merely by reason, तो ये both of the above होगा। change in its location, change its director, मतलब वो डायरेक्टर चेंज करते रहे लेकिन उसका वो रहेगा लोकेशन। आप जैसे पार्ले जी की फैक्ट्री अगर लखनऊ में खुली है तो ठीक है, भोपाल में खुल रही है या कहीं पे भी खुल रही है, लेकिन इर्रेस्पेक्टिव हो वो पार्ले जी रहेगा।
उसके बाद से फिर है एज पर प्रोविजन ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकरेक्ट। तो ये आपका होगा, ए होगा फॉर मतलब ये इनकरेक्ट है, और बाकी मैंने इसके नीचे जो कलर किया है वो आप पढ़ लीजिएगा, मतलब अल्टीमेटली मैं ही पढ़ देता हूँ, एक ही तो है। फॉर द फर्स्ट 5 years प्रोविजन ऑफ सेट ऑन एंड सेट ऑफ आर एप्लीकेबल। तो ये मतलब गलत है, ये मैंने आपको ऊपर बताया है ना, ये 4 years के लिए होता है। उसके बाद से होता है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 इज एप्लीकेबल टू एस्टेब्लिशमेंट इन पब्लिक सेक्टर इन सिमिलर वे इफ। तो ये बोथ इट्स इट सेल गुड्स सर्विस इन कंपटीशन विद एस्टेब्लिशमेंट इन प्राइवेट सेक्टर, इनकम फ्रॉम सच सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ और बोथ इन 20% और मोर इज ऑफ इट्स ग्रॉस इनकम होगा। Which of the following is not appropriate action on part of employer as per the payment of bonus act? तो ये an employee bonus amount is deducted by employer to extent of financial loss he has suffered as a result of guilty of misconduct। ठीक है, अब देखिए ये है तो बड़ा, लेकिन वही चीज़ है कि आप उसको देख के भाग नहीं सकते हैं। तो ये है केस के बारे में है। ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट बीइंग टू मेंटेन पीस एंड हार्मनी बिटवीन द लेबर एंड कैपिटल बाय अलाउइंग द एम्प्लॉयज टू शेयर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट एंड प्रिस्क्राइबिंग द maximum and minimum rates of bonus together with the scheme of set off and set on not only secures the right of the labor to share it in the profit बट ऑल्सो इंश्योर द रीजनेबल डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी। तो ये जलान ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड वर्सेस मिल मजदूर सभा, ये 1967 का केस है। ठीक है, पेमेंट ऑफ मिनिमम बोनस इज मैंडेटेड बाय विच प्रोविजन अंडर द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। तो ये सेक्शन 10 ऊपर आपको वो पढ़ाया भी है। व्हाट इज द मिनिमम पीरियड एन एम्प्लॉय शुड हैव वर्कड इन अकाउंटिंग ईयर in an establishment to become eligible for bonus under the payment of bonus act 1965? तो ये 30 days होता है। an employee is employed in an industry on a wage of rupee 8,500 per month, which is fixed as the minimum wages as a scheduled employee by the appropriate government. What is the amount of bonus he shall be entitled it it if it is paid at the minimum rate of 8.33 by the employer under the payment of bonus act? तो ये ₹8,500 हो जाएगा, जो उसका 8.33% निकाल दीजिएगा। जैसे 8,000 का आप 8.33% निकाल लीजिएगा। ठीक है, उससे ही होता है। उसके बाद से देखिए आ चुका है, ये प्रैक्टिकल करना है इसको आपको। 20,000 का 8.33% निकाल लीजिएगा, इससे हो जाएगा। अब मुझे इतना तो है ही कि आपको इतना मैथ तो आता होगा, अब इतना कर ही रहो आप तो। अंडर द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 फॉर द बैंकिंग कंपनी व्हाट परसेंटेज ऑफ द अवेलेबल सरप्लस शैल बी टेकन एज अ एलोकेबल सरप्लस? तो 60% होगा। Under the existing provision of the Payment of Bonus Act 1965, a ceiling has been imposed that for a purpose of computation of bonus, the wages be considered to be rupees 10,000 only. There exists a proposal to amend this ceiling and raise the upper wage ceiling for the purpose of calculation to rupees 19,000 हो जाएगा। ठीक है, under the provision of Payment of Bonus Act 1965, the gross profit derived by an employer from an establishment in respect of any accounting year in case of banking company shall be calculated in the manner as specified। तो मैंने आपको ऊपर बताया था ना, फर्स्ट शेड्यूल में होगा और सेकंड शेड्यूल में कौन होगा आप मुझे बताएंगे। What is the current maximum ceiling of wages for calculation of bonus under the Payment of Bonus Act? तो ये 10,000 होगा। In which of the following system minimum wages is guaranteed but beyond a certain efficiency level bonus is given in addition to minimum day of wages? तो Emerson's efficiency system होगा ये। Under which of the following incentive plans a worker is guaranteed? आप और ये भूल के मत जाइएगा कि आप उठा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, जो जैसे बार्गेनिंग के बारे में पूछा हो कि बार्गेनिंग किसने दिया था, बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया था,
उसके बाद से फिर थ्योरीज ऑफ बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, मैच द फॉलोइंग आया है उसमें। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जितने जितने जो जो राइटर के बारे में बताया जा रहा है वो सारा का सारा याद करके जाइएगा। A worker is guaranteed minimum wages on time basis. Then a standard time is fixed for the completion of every work. If the worker complete the work in less time, he is given bonus of the time actually saved in proportion to the total time. तो ये रोवन प्रीमियम सिस्टम है। Which of the following statement is not correct as per the Payment of Bonus Act 1965? तो ये एम्प्लॉय मीन्स एनी पर्सन इंक्लूडिंग अप्रेंटिस, तो अप्रेंटिस नहीं होते हैं ये चीज़ है, लेकिन ऊपर वाले सारे सही है, वो चीज़ आपको देखनी है, ठीक है। उसके बाद से है सीलिंग ऑन वेजेस और सैलरी फॉर कैलकुलेशन ऑफ बोनस अंडर द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, तो 3500 है, ठीक है। सीलिंग है, इतना ही मिलना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद से फिर है एस्टेब्लिशमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अकाउंटिंग ईयर शैल बी कंप्लीटेड, तो इन केस ऑफ बैंकिंग अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 1, इन केस ऑफ अदर शेड्यूल। ये आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये नहीं कि आपको 4-5 बार, लेकिन आप 2-3 बार वीडियो देख लोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 इज एप्लीकेबल टू एम्प्लॉय हु ड्रॉ वेजेस और सैलरी ऑफ, तो ये 10,000 इन केस ऑफ एम्प्लॉयज। अब हम लोग का ये टॉपिक खत्म, और इससे बाहर आने का चांसेस बहुत कम है, मतलब देयर आर चांसेस, हम 90% की गारंटी ले सकते हैं, 10% का हम नहीं कुछ बोल सकते कि वो यूपीएससी है। आप यूपीएससी के सामने नहीं हीरो बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से फिर अब हम लोग दूसरा टॉपिक शुरू कर ले रहे हैं, इसको खत्म कर देते हैं, उसके बाद से फिर आगे कल से कंटिन्यू करेंगे। कल या हो सकता है आज रात को भी मैं कंटिन्यू कर दूं। द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी केम इनटू फोर्स, तो मैंने आपको ऊपर क्या बोला था, ये मैंने आपको दिया था ना, ये देखिए आ गया 16 सितंबर 1972 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट, तो वो बोथ ए एंड सी आर इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये दोनों के बारे में आपको याद रखनी है, इनकरेक्ट है। और करेक्ट क्या है, forfeiture of gratuity is possible under the certain circumstances. Gratuity is benefit to which an employee gets at the time of, तो रिटायरमेंट के टाइम में आपको मिलती है। द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 अप्लाइज टू, तो ये बोथ फैक्ट्री और माइन दोनों के लिए होता है। द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 अप्लाइज टू, तो ये बोथ के लिए होती है, ऑयल फील्ड और शॉप ऑफ द बार्बर के लिए होती है। तो ये याद रखिएगा, आप वहां से कंफ्यूज मत हो जाएगा कि जैसे कौन सी उसमें अप्लाइड नहीं होता, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब स्टेट, और उसमें मत कंफ्यूज जाएगा कि स्टेट गवर्नमेंट में ये है, सेंट्रल गवर्नमेंट में, जो मैंने आपको माइंस वाला सिखाया था फैक्ट्री एक्ट में। उसके बाद से द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 डज नॉट अप्लाई टू, तो ये क्राइम ब्रांच ऑफ पुलिस पे होगा। द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 अप्लाइज टू, तो ये ऑल ऑफ देम, प्लांटेशन पे भी होगा, पोर्ट पे भी होगा, रेलवे एम्प्लॉयज पे भी होगा, ठीक है। द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 अप्लाइज टू, तो ये बोथ ऑफ अबव होगा, इनलैंड ट्रांसपोर्ट और पार्टनरशिप सिस्टम में होगा। द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 अप्लाइज टू, तो ये बोथ ऑफ द अबव पे होगा। सॉलिसिटर ऑफिस जैसे, जो सॉलिसिटर जैसे लॉयर्स को ही मान लीजिए आप, लोकल बॉडीज जैसे ये आपके यहाँ होते हैं ना, और लोकल बॉडीज में नगर निगम इसको कहते हैं। द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 अप्लाइज टू, तो ये बोथ ऑफ द, मतलब टेम्पल्स पे भी होगा, सर्कस टेम्पल भी कई जगह, जैसे जो पुजारी लोग होते हैं उनको गवर्नमेंट उस पर रखती है ना। द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट अप्लाइज टू एस्टेब्लिशमेंट वेयर, क्वेश्चन पूछा हुआ है, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये याद रखिएगा। 10 और मोर एम्प्लॉयज आर एम्प्लॉयड, ठीक है। Which of the following statement is not incorrect with reference to payment of, तो ये तो incorrect है, बाकी सब सही है। The act is not applicable to shop where 10 or more person were employed in any case of the 12th month, ठीक है। उसके बाद से फिर ये चीज है, gratuity applicable to the shop not establishment where 10 or more person employed in any day last day of 12 months। gratuity act उसके बाद से था I guess, okay, Gratuity Act is applicable to shop and establishment where 10 or more persons were employed in any day in last 6 months, तो ये चीज है, ठीक है। अब ये who may exempt any establishment from provision of payment gratuity act 1972, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, ठीक है। अब इसके बाद से जो हम लोग का 601 से हम लोग आगे का करेंगे,
हम लोग हाफ वे तक लगभग पहुंच चुके हैं। अब इसके आगे हम लोग अपनी पढ़ाई आगे आज मतलब विद इन अ वीक सारा खत्म हो जाएगा। और रिवीजन आप अच्छे से कर लीजिएगा, अच्छे से मेहनत करते रहिए, और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मतलब देख रहा हूँ मैं कि मैक्सिमम लोग देख रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोग कर रहे हैं। ऐसा मेहनत तो कर ही रहा हूँ और आपको अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ, तो इतना तो थोड़ा बहुत हक बनता है कि थोड़ा बहुत आप भी अपने तरफ से बस आपको प्रेस करना है। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ आप अल्टीमेटली थोड़ा सा हल्का सा आपके लिए प्रॉब्लम होगी, बस आप सब्सक्राइब कर लेना और पढ़ाई अच्छे से आप करते रहो। और बाकी कोई और दिक्कत है तो टेलीग्राम पे आप बता देना। बाकी बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। जो इतना मैंने बताया ये 90% मोर देन इनफ है। मैं आपको इसके बाद आखिरी में पीवाईक्यू भी कराऊंगा। तो पीवाईक्यू जब कराऊंगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है, ठीक है। जब मैं पीवाईक्यू कराऊंगा आप बताना, उसके बाद से हम लोग उस पर वो कर लेंगे कि जो मैंने पढ़ाया है उसमें से आपको कितना आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो फिर बाय, टेक केयर और अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ठीक है।